हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा था, वो कर चुका हूँ और उसमें टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो उस एक ही वीडियो में मैं पूरा पोर्शन कवर नहीं कर पाया, तो सेकंड पार्ट में इसका अपलोड कर रहा हूँ। इसमें ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मैं डिस्कस कर रहा था कि ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो होगी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी थर्ड रीजन में, यहाँ पे ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी और इधर जो इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, उन दोनों की रेशो को हम जो है वो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कहेंगे, टी से इसे नोट करते हैं। और एस थर्ड रीजन में जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो साई थर्ड रीजन में मॉड साई स्क्वायर वी थर्ड अपॉन, और इसी तरीका से इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी लेंगे, वहाँ पे साई फर्स्ट का मॉड स्क्वायर और वेलोसिटी फर्स्ट रीजन। क्योंकि इधर और इधर जो किसी के केस में हम देखेंगे वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि फिजिक्स का रूल ये कहता है कि अगर माध्यम सेम है तो उन पे वेलोसिटी भी सेम होती है। यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो माध्यम है वो अलग है, यहाँ पे बैरियर काम कर रहा है इस रीजन में और इन रीजनों में बैरियर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम टी कैलकुलेट कर लेंगे और साई थर्ड वेलोसिटी सेम होने के कारण ये कैंसिल आउट होगी, और जब इसकी वैल्यू लेंगे तो ये एफ एफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा और इधर से इसकी वैल्यू जो है ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। वी थर्ड अपॉन वी फर्स्ट यहाँ पे होगा, ये दोनों सेम होंगे तो इन्हें हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये मैंने जो लिया है उसे भी बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी बता भी रहा था कि साई थर्ड और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब यहाँ से लेंगे तो एफ एफ का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ई की पावर आई के वन एक्स, ई की पावर माइनस आई के वन एक्स आएगा, वो ई की पावर 0 1 हो जाएगा। तो इसे हम इजीली इस वैल्यू को ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मॉड एफ स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ पे ए इंसिडेंट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड है, एफ जो ट्रांसमिट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है। तो ये हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन में जो वेव फंक्शन की वैल्यू है मैंने बता भी रखा है कि फर्स्ट रीजन में जो वैल्यू होगी वेव फंक्शन की साई, वो दो पार्ट्स में होगी, एक इंसिडेंट पोर्शन होगा और एक रिफ्लेक्टिव पोर्शन होगा। तो साई जो होगा फर्स्ट रीजन के अंदर वो होगा ए ई की पावर आई के वन एक्स प्लस बी की पावर माइनस आई के वन एक्स, ये इंसिडेंट होगा जो इधर से इंसिडेंट हुआ है वेव के साथ में पोर्शन, और ये हमारा जो रिफ्लेक्ट बैक होगा इस तरीका से जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन होगा। उसके साथ साथ हम कैलकुलेट करने के लिए एफ एफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपॉन ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम कंडीशंस लगा देंगे कि वेव फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड लगा देंगे, फर्स्ट रीजन के अंदर वेव फंक्शन इक्वल टू सेकंड रीजन के अंदर वेव फंक्शन एक्स बराबर 0 पे, और एक्स बराबर 0 पे ही डेरिवेटिव को हम कंटिन्यूस कर देंगे, डेल साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल साई टू अपॉन डेल एक्स एट एक्स बराबर 0। सिमिलरली हम एक्स बराबर एल पे साई टू इजकल टू साई 3 कर देंगे और डेल साई टू अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल साई 3 अपॉन डेल एक्स करेंगे एक्स बराबर एल पे। तो हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी, 4 इक्वेशंस आएंगी, उन्हें हम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। तो आप पूरा एवोल्यूशन ना समझें उसका, मैंने एक थोड़ा आइडिया दे दिया है। इस फॉर्मूले को ऑलवेज रिमेंबर रखें, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इजकल टू 16e और ब्रैकेट में v माइनस ई अपॉन वी स्क्वायर ई की पावर -2 अंडर रूट 2m और ब्रैकेट में v माइनस ई एल अपॉन एच कट। इस फॉर्मूले को हमें ऑलवेज याद रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैंने इसे कहा है। जब भी आप कंपटीशंस की दुनिया में जाएं, पेपर देने जाएं, इस फॉर्मूले को ऑलवेज रिमेंबर रखें। ये ट्रांसमिशन जो कोफिशिएंट है उसका फॉर्मूला है, मीन्स यहाँ से कितना पोर्शन जो हमारा इंसिडेंट था उसमें से कितना पोर्शन यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है उसकी वैल्यू ये बताता है। सपोज किया हम कहें कि यहाँ से हमारे 1000 पार्टिकल्स हमने पोज किए, एक पहुँचा इधर, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो होगा वो 1/1000 से निकलेगा, उसकी वैल्यू 10 की पावर -3 होगी। इस तरीक़ा से इसका मतलब होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं वो ध्यान रखें। पूछता है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि एम पे निर्भर करता है, वी पे निर्भर करता है, मास ऑफ द पार्टिकल और पोटेंशियल जो बैरियर है उसकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि सभी फॉर्मूले में पूरे में देख रहे हैं हम वी ई एम और एल, इन पर निर्भर करता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो कंपटीशंस में पूछता है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो उसमें अल्टरनेट में हमें एम देता है, एल देता है, एम एल और वी कहता है, एम एल वी और ई कहता है। तो हमें ये आंसर मार्क करना होगा। इस तरीक़ा से इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ साथ हम ये भी याद रखें कि जो डिपेंडेंसी है
वो लेंथ पर निर्भर करती है, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी उस तरीक़ा से जो ट्रांसमिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाती है। जब हमारा एल इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच करता है तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स जीरो की तरफ को अप्रोच करता है। इस कंसेप्ट को भी समझें। तो अगर हमारा ये बैरियर, इसकी लेंथ को अगर हम कम करते हैं तो चांसेज हो जाते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बढ़ने के, और अगर हम इसको वाइड कर देते हैं तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स मैंने इस पर डिस्कस किए हैं। एक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल जो बैरियर है उसकी स्ट्रेंथ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो बैरियर है उसकी लेंथ दे रखी है 0.50 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 5 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चंस में दे रखा है और पूछा है कि आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू को एवेल्यूट करें। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम K2 कैलकुलेट करेंगे इस केस के अंदर। K2 इजकल टू √2m और ब्रैकेट में टर्म्स है V माइनस ई अपॉन एच कट से V की वैल्यू की जगह पुट करें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E की जगह पे पुट करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे, M की जगह पे 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। और एच कट में K2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें एच कट भी चाहिए, तो h/2 लें एच कट को, और एच की वैल्यू हम सब जानते हैं 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होती है। तो यहाँ से K2L हमें कैलकुलेट होगा, 2K2L की वैल्यू हमारी 16 आएगी। और जब हम T कैलकुलेट करेंगे तो ये फैक्टर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी में मायने नहीं रखता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो चेंज है वो फास्ट होता है। इसलिए क्या होगा कि T इसको हमने अप्रोक्सीमेशन में 1 ले लिया इसकी वैल्यू, और E की पावर माइनस ये जो वैल्यू है वो E की पावर माइनस 16 होगी, और यहाँ से सॉल्यूशन में 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 7 E की पावर माइनस 16 की वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 7 है, जो हमें बता रहा है कि केवल और केवल बहुत छोटा सा पोर्शन, अगर यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल इम्पोज किए जाते हैं तो बहुत कम पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि जो ऑर्डर है वो हमारा 10 की पावर माइनस 7 के ऑर्डर का है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसी में जो पूछा है कि अगर एनर्जी उसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी जाए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और उस केस में अगर हम इसी को K2 को कैलकुलेट करें पहले यहाँ से √2m V माइनस ई अपॉन एच कट से, E की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दें और V की जगह पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखें, और फिर से इसे सॉल्व करें, और उसके बाद में जब हम इसे सॉल्व करके लाते हैं तो जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है T2 की वो आती है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 7, जिसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ही एनर्जी इसकी ट्वाइस हुई है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी इलेक्ट्रॉन की, अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई है, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 7 की बजाय 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 7 है, जो बता रहा है कि ये वैल्यू ट्वाइस से भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ के मिलती है। तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, पार्टिकल की ट्रांसमिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो उतनी बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चंस में कई बार पूछता है कि अगर हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल शुड बी लार्ज, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतनी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ज़्यादा आएगा, ट्रांसमिशन पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी। वी हमारा जो बैरियर स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, जितना बैरियर की स्ट्रेंथ कम होगी उतनी ही चांसेस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बढ़ने के होंगे। एल का फंक्शन होगा, लेकिन लेंथ जितनी कम होगी, बैरियर की लेंथ जितनी कम होगी उतना ही ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है वो हमारा ज़्यादा आएगा। तो ये डिपेंडेंसियों को बहुत सही से देख लें। उसके साथ साथ इसका रिवर्स भी याद रखें कि अगर हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को घटाना चाहते हैं तो बैरियर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, लेंथ को बढ़ाएं और एनर्जी को कम रखें। तो इस टाइप से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को बढ़ाना चाहते हैं तो किन किन फैक्टरों को बढ़ाएं, किन किन फैक्टरों को घटाएं। तो इस तरीका के क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं। साथ साथ यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्वाइस से भी स्लाइटली ज़्यादा ही हमें मिल रहा है जब ट्वाइस एनर्जी हो गई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सदा पूछा जाता रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फार्मूला, इसके फार्मूले के दोनों ये एप्लीकेशंस दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ये कंसेप्ट में डिस्कस कर रहा था। लगातार इस तरीका के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से जो MSc एंट्रेंस की एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BHU, DU, JNU और जो IIT JEM की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वहाँ पे भी इस तरीका के क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट देगी उन स्टूडेंटों को जो MSc एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वहाँ भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा फॉरेन यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले समझें। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बैरियर स्ट्रेंथ दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट दे रखा है 10 की पावर माइनस 3 और D पूछा है। D का मतलब है कि पूछा है जो बैरियर विड्थ है वो किस ऑर्डर की है।
तो ये इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अगर हम अंतर देखें तो केवल और केवल अंतर इतना है कि जो वैल्यू है यहाँ पे जो पूछी गई थी वो टी पूछा था, यहाँ पे डी पूछा है, और जो लेंथ है उसको यहाँ पे डी से दिखा रखा है, लेंथ ऑफ द बैरियर को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थोड़ा सा चेंज करता है क्वेश्चन में। टी की वैल्यू होगी हमारी 16e वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2d अपॉन एच का अंडर रूट 2m और ब्रैकेट में वी माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट माइनस ई। यहाँ पे वी नॉट जो है वो बैरियर की जो हाइट है वो होगी वी नॉट, ये दिखा रखा है डायग्राम में। ई जो है वो एनर्जी है, जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी है, कम है वी नॉट के मुकाबले, तो ये क्वांटम टनलिंग फिनोमेना है। डी जो है ये हमारी बैरियर की जो लेंथ है उसको नोट कर रहा है डी, और बाकी पैरामीटर सब वाफिक हैं जो बाकी की चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। एम जो है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पार्टिकल को बता रखा है कि जो यहाँ पे पार्टिकल इम्पोज किया गया है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इस फॉर्मूले में पुट करें, इसी फॉर्मूले को मैंने इस वाले फॉर्मूले को यहाँ लिखा है, वी को केवल वी नॉट से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल की जो हाइट है यहाँ पे वी कहा गया है, इसको वी नॉट कह दिया है। तो यहाँ पे पुट कर लें वी नॉट की वैल्यू को 2, ई की वैल्यू को 1, टी की वैल्यू को 10 की पावर माइनस, और डी इसके लिए इसे सॉल्व करें। पहले हम जब इस पूरी यहाँ पे वैल्यू लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 2d अपॉन एच का अंडर रूट 2m वी नॉट माइनस ई आ जाएगा यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे। और ये हमने पुट किया है वी नॉट को 2 और ई को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इसका लॉग ले लें, और लॉग लेने के बाद में यहाँ पहले से डी के लिए इसे सॉल्व कर लें। लॉग लेने के बाद तो यहाँ से लॉग t/4 की वैल्यू आएगी हमारी माइनस 2d अपॉन एच का अंडर रूट 2m वी नॉट माइनस ई। तो डी इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस लॉग t/4 एच का अपॉन सी अंडर रूट 2m सी स्क्वायर और ब्रैकेट में वी नॉट माइनस ई। उसके बाद टी की जगह पर 10 की पावर माइनस 3 रख दें, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, और सी हमें पता है, एच का पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है। फिर इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके आती है 8.1 गुणा 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर या 8.1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर डी पूछा है कि जो बैरियर लेंथ है वो किस ऑर्डर की होगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8.1, जो वैल्यू है 8.1 एंगस्ट्रॉम। तो ये याद रखें, साथ साथ ये याद रखें कि थोड़ा सा आइडिया रखें कि जब भी हमारा आंसर आएगा एनर्जी इसी ऑर्डर की हमें आएगी। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का ऑर्डर अगर इस ऑर्डर का आता है तो डी याद रखें एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में जाएगा। कई बार तो क्या होता है हमें क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना होता, केवल हम बेसिक आईक्यू से उसे सॉल्व कर लेते हैं। और बेसिक आईक्यू में मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 1-2 के ऑर्डर का है, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 10 के पावर माइनस 3 के ऑर्डर का है, तो डी सदा एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में हमें मार्क करना है, और ज़्यादातर इसी ऑर्डर की वैल्यू हमें होती हैं, तो ये हमें ऑलवेज ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मैंने थर्ड एप्लीकेशन में बताया है कि अगर कोई पार्टिकल एक पार्टिकल मूव करता है, और पार्टिकल जब मूव करता है और उसकी अगर एनर्जी ई है तो उसके साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अटैच होगी वो होगी लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। और अगर पार्टिकल इस रीजन में मूव कर रहा है जहाँ पर उस पर पोटेंशियल काम नहीं कर रहा, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि V0 होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो एच अपॉन अंडर रूट 2m ही होगी। और अगर जब ये पार्टिकल पोटेंशियल V में पहुंच जाता है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो हो जाती है एच अपॉन अंडर रूट 2m ई माइनस वी दिस वन, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लेंगे। तो ई जो हमारा होगा वो काइनेटिक एनर्जी p² 2m प्लस वी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो p की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे अंडर रूट 2m ई माइनस वी, तो लैम्डा वहाँ पर आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m ई माइनस वी। अगर अब हमारा केस ई ग्रेटर देन वी का केस है, तो कई बार क्वेश्चंस में क्या कहता है कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है मूव करता है एक ऐसे रीजन के अंदर जहाँ पे कोई पोटेंशियल एक्ट नहीं कर रहा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसकी लैम्डा एच अपॉन रूट 2m ही है, और अगर पोटेंशियल जब एक्ट करता है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ट्वाइस हो जाती है। तो फिर फॉर्मूले में लिखेंगे 2 लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई माइनस वी, और वी अपॉन ई की वैल्यू पूछता है, तो दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों एक्सप्रेशंस को, और उसके बाद उसे स्क्वायर करके उसे सॉल्व कर दें, तो इजीली हम उसे सॉल्व कर लेंगे। वी अपॉन ई और ई अपॉन वी की वैल्यू यहाँ से पूछी जाती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो लगातार पूछा जाता है। साथ साथ याद रखें कि इसके केस के अंदर अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे तो वी हमारा जो आएगा वो ज़्यादा है ई के मुकाबले, तो ये टर्म से वो नेगेटिव आ जाएगी, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। जो हमारा जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जा रहे होते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत डीप में चली जाती है, और वहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी और
जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है उनको अलग अलग करके हम नहीं देख सकते, इसलिए वहाँ पे ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब ई की वैल्यू वी से बड़ी है तो इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आता है, तब आप इसे जो मैंने अभी क्वेश्चन बताए हैं इस पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। एक जो फोर्थ कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो नेट में क्वेश्चंस भी इस पे पैटर्न पे आ चुका है, वो ये है कि कई बार क्या करता है कि बताता है पार्टिकल की एनर्जी ई इतनी है और पोटेंशियल इतना है, लेंथ इतनी है, और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी पूछता है, फिर कहता है वी अगर उसका इतना चेंज हो जाता है, ई इतना चेंज हो जाता है, लेंथ उतनी रहती है, तो T1 माइनस T2 कैलकुलेट करें, जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है उनका अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करें कि पहले हम T1 के लिए ये एक्सप्रेशन लिख लें, जो क्वेश्चंस में गिवन है उसमें V और E और L जो दे रखा है उसके लिए इसे सॉल्व करें, सेकंड जो दे रखा है उसके लिए सॉल्व करें, और दोनों का फिर अंतर कर लें। अगर T1 माइनस T2 पूछा है और अगर डिवीजन पूछा है कि दोनों की रेशो क्या होगी, तो T1 अपॉन T2 के लिए हम उसे सॉल्व कर लें। पहले T1 कैलकुलेट कर लें गिवन कंडीशंस में, और फिर T2 कैलकुलेट कर लें गिवन कंडीशंस में, और उन दोनों की रेशो कैलकुलेट कर लें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की उम्मीद है। इस पर T1 माइनस T2 पे क्वेश्चन आ चुका है, T1 अपॉन T2 पे उम्मीद है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी यूजफुल मैं इस वीडियो को कहूँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते रहते हैं। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। मैंने कुछ फॉरेन रेफरेंस को भी इसमें डिस्कस किया है, कुछ जो बाहर से MIT यूनिवर्सिटी और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं वो फेलो और विस्कॉन्सिन, उन यूनिवर्सिटियों से भी ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से ये वीडियो सभी कंपटीशंस और जो बेसिक फंडामेंटल्स को साउंड करने चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको निश्चित तौर से बेनिफिट देगी। तो आप बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं कुछ और आगे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूँगा, तो लगातार देखते रहें इस चैनल को और सब्सक्राइब कराते रहें। साथ साथ ये भी अनाउंस करना चाहूँगा कि एक चैनल मैंने फिजिक्स फॉर ऑल 2 के नाम से शुरू किया है। फिजिक्स फॉर ऑल 2 चैनल का नाम है डॉक्टर ललित कुमार सेम, और उसमें मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं बेसिक फंडामेंटल्स पे, और उसमें कुछ पोर्शन में आगे इंटरव्यू के लिए भी आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा उसी चैनल पे। तो उस चैनल को भी लगातार सब्सक्राइब कर लें और लगातार उसके कंटेंट को भी देखते रहें। तो दोनों ये चैनल निश्चित तौर से जो फिजिक्स कम्युनिटी है उसको इनरिच करते रहेंगे, उसकी नॉलेज को इनरिच करते रहेंगे, और ख़ास तौर से उन बच्चों की मदद करते रहेंगे जो गांव में, शहरों में, कस्बों में रहते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो कोशिश करें कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। तो इसके कंटेंट को लगातार शेयर और सब्सक्राइब कराते रहें बच्चों से। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।